ओके जी, मूविंग ऑन। कल हम लोगों ने अब IAS 40 कंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अगेन जी, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों क्यों आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक अलग स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसकी नेचर अलग है। वैसे तो डेफिनेटली अगर ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगी वो IAS 16 में, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल टू अदर्स टू जनरेट इनकम, तो उस केस में आप उसको टोटली अलग स्टैंडर्ड में डील करेंगे, दैट इज IAS 40, ठीक है। ओके जी, ये दो स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो एक और एलिमेंट पड़ा था कॉस्ट का, जो लास्ट वाला जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन की थी, मैंने आपसे कहा था कि ये हम कब डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग बोरिंग कॉस्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। और वो कंपोनेंट कौन सा था जी? फाइनेंस कॉस्ट का वो कंपोनेंट था। इफ यू रिमेंबर, मैं दोबारा आपको उसी पे ले चलता हूँ। जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जी, उसमें एक चीज तो हम लोगों ने क्या किया था कि वो तमाम कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं टू ये कि एक जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या जो आपका एसेट है उसको इस पोजीशन में लाने के लिए, कौन सी पोजीशन जी? जो कि आपका इंटेंडेड यूज है, जिस तरह आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो वहां तक उस पोजीशन तक लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर होंगी वो सारी की सारी डेफिनेटली कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और उसके अलावा हमने क्या कहा था कि अगर आपकी कोई परचेज प्राइस है तो उस परचेज प्राइस में से, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको उसके अलावा इररिकवरेबल टैक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे दोबारा हम लोगों ने रिवाइज किया था, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। एंड द थर्ड वन वाज IAS 23 जी, बोरिंग कॉस्ट, देखेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट को हम लोग किस तरह कैपिटल एसेट का पार्ट बनाएंगे, ठीक है जी। तो याद रखने कि ये जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं ये सिर्फ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए नहीं, बल्कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट के कंपोनेंट्स देखेंगे तो उसमें भी यही केस होगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और अगर उसके कॉस्ट कंपोनेंट्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट भी उसका पार्ट बनेगी, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी accounting treatment borrowing costs that directly relate to the acquisition। acquisition means अगर आप कोई एसेट एक्वायर करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जी, कौन सा एसेट जी? क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने क्या करना है? उसको हम लोगों ने कैपिटलाइज करना है, उसको हम लोगों ने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, हमने क्या पढ़ा? IAS 16, IAS सर 40। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है मुझे। अच्छा, आवाज स्लो आ रही है? आवाज आ रही है जी? आ रही है? आ रही है? स्लो आ रही है? बहुत स्लो है। अच्छा, बहुत स्लो है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरा आज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरा माइक्रोफोन में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक दो क्लासेस की तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनशाला आज मैं इसको चेंज कर लूंगा, क्योंकि ये सुबह सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं इसको चेंज कर लूंगा। तो अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं जी, कि अगर आप लोगों को भी ये इशू आ रहा है प्लीज। और भी किसी को इशू आ रहा है जी? नहीं सर। नहीं? अच्छा, चलें, उसको ये करें कि आप अपने एंड से भी देख लें। अच्छा शेब, आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, आपकी इशू नहीं आ आपको रहा। ठीक है, आपको क्लियर आ रही है, ठीक है। और हसन, आपको भी क्लियर आ रही है? जी हसन, सर। ठीक है। मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया लेकिन फिर भी वही इशू आ रहा है मुझे। मैं अपना नेट चेंज करता हूँ, शायद मेरे अच्छा, नेट में कोई मसला थोड़ा सा हो। जरा चेक कर लें, क्योंकि अगर वो इशू हो तो फिर तो यह है कि फिर तो बाकी जो दोनों बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी इशू आना चाहिए। तो वैसे मेरे जी जी, माइक्रोफोन मैं करके देख ठीक, बताता हूँ क्योंकि आपको, एक वैसे मेरे मिनट। माइक्रोफोन में भी आज है प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें इशू आया था सुबह। तो बट ये कि ये भी मैं चेंज करूंगा आज। ओके जी, एनीवे, क्वालिफाइंग एसेट की बात हो रही है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियली हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको भी कैपिटल कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इनिशियली उसको भी कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो कॉस्ट में हम लोगों ने जो तीसरा कंपोनेंट पढ़ा, दैट वाज बोरिंग कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। तो उस पर बात करने वाले हैं। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन देखें। अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली takes a substantial period of time to be ready for its intended use or sale, ठीक है।
जो कि क्या करे कि जिसको एक सब्सटेंशियल टाइम चाहिए, जिसको अच्छा खासा टाइम चाहिए जी, किस चीज के लिए वो टाइम चाहिए जी, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है, तो उसको तैयार करने में, ठीक है। ओके जी, लेट्स सी बोरिंग कॉस्ट, कौन सी बोरिंग कॉस्ट जो कि एलिजिबल होंगी कैपिटलाइजेशन के लिए। फंड्स बोरोड स्पेसिफिकली फॉर ए क्वालिफाइंग एसेट, अगर तो आपने स्पेसिफिकली अगर आपको कोई एसेट चाहिए था या आपने कंस्ट्रक्ट करना था, अगर आपने उसके लिए फंड्स बोरो किए, तो डेफिनेटली उन फंड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कैपिटलाइज की जाएगी। लेकिन अगर आपकी ने ऑलरेडी आपकी कोई लोन की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक है या इसके अलावा कोई लेंडर्स है जिनसे आपने डिफरेंट लोन्स लिए हुए हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंट लोन्स की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो अब आपको क्या पता कि आपने कौन से फंड्स वहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस एसेट के ऊपर, तो उस केस में हम लोग उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, किसकी, जो आपके पास पूल ऑफ फंड्स है, कौन से पूल ऑफ फंड्स जी, जो आपने लोन लिए हुए हैं डिफरेंट लोन्स, उन डिफरेंट लोन्स का एक पूल है, तो उस पूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे पूल की एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उस एवरेज को अप्लाई करेंगे एज ए फाइनेंस कॉस्ट। इज इट क्लियर जी? जी, ओके जी। द सेकेंड थिंग, कमेंसमेंट, क्या आप कब से उसको उसकी फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे जी? तब से जब आप एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने जनवरी में लोन लिया, लेकिन आपने जो एसेट के ऊपर एक्सपेंस इनकर करना शुरू किया वो आपने स्टार्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल। तो याद रखें कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स की फाइनेंस कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी। कब से कैपिटलाइज होगी? 1 अप्रैल से ऑनवर्ड, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आपने जो कॉस्ट इनकर की वो इनकर करते रहे कब तक जी? टिल द एंड ऑफ सितंबर 2020 या टू वट एवर जो भी ईयर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है सिर्फ उसी की फाइनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, बाकी की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। इज इट क्लियर जी? जी, यहां तक बात समझ आ गई? ओके जी। Activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress, ठीक है। या फिर आपने एक्टिविटीज वो स्टार्ट कर दी, कौन सी एक्टिविटीज जी? जो कि जरूरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है, या फिर अगर आपने उसको सेल करनी है, अगर वो आपने स्टार्ट कर दी है या इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन ये है कि आपने 1 अप्रैल से एक्सपेंसेस इनकर करना शुरू किए। लोन कब लिया? लोन लिया आपने 1 जनवरी को, लोन विथड्रॉ कर लिया आपने 1 जनवरी को। आपने स्टार्ट किए इन एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके अप्रैल पूरा महीना और मई का पूरा महीना, ये 2 महीने आपकी एक्टिविटीज कंटिन्यू रही, आपने एक्सपेंसेस किए जी। दरमियान में सस्पेंशन आ गई कि आपने 2 महीने के लिए काम रोक दिया, 2 महीने के लिए आपने एक्सपेंसेस इनकर नहीं किए, तो इन दैट केस वो जो 2 महीने होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे। उन 2 महीनों वो कौन से बने जी? जून एंड जुलाई। तो जून एंड जुलाई के लिए आप कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये बातें समझ आ रही हैं? अगर ना समझ आई तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। जी सर आ रही है। ओके, फिर है जी सीजेशन, के सीज कब करनी है? सीज आप तब करेंगे जब आपका एसेट कंप्लीट हो गया, जब फॉर एग्जांपल सितंबर के एंड पे आकर आपका एसेट कंप्लीट हो गया जी। अब अगर जब आपका एसेट कंप्लीट हो गया है तो अब आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। इससे ऑनवर्ड जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होगी वो आपका एक्सपेंस होगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। राइट जी? इज इट क्लियर जी? जी, ओके जी। लेट्स सी, इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को देखें। लुक एट हियर, लुक एट हियर। ऑन 1 January 2026 जी, Stremens company borrowed 1.5 million to finance the production of 2 assets, both of which were expected to take a year to build. उनको एक साल लगेगा। ओके, वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग 20x6 के दौरान काम शुरू हुआ। लोन कब ड्रॉ किया? लोन बोरो किया जी ऑन 1 January को, ठीक है। कहता है द लोन फैसिलिटी वाज ड्रॉन डाउन एंड इनकर्ड ऑन 1 January 20x6। तो लोन फैसिलिटी आपने कब ड्रॉ कर ली? 1 January 20x6 को आपने ड्रॉ कर ली, आपने पैसा ले लिया। ओके,
एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज, कैसे जी, विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरीली। अच्छा, अब इस चीज को याद रखें कि उस टाइम के दौरान, उस पीरियड के दौरान अगर आपने कोई फंड्स कहीं पर इन्वेस्ट करके इनकम अर्न की उससे, तो वो इनकम आप नेट ऑफ करेंगे। कैसे, इसको करके देखते हैं। नाउ लुक एट हियर जी। देखें जी, इस केस में आपने 1 जनवरी 2026 से आपने अब फंड्स क्या किए, फंड्स आपने विड्रॉ कर लिए। नाउ लुक एट हियर, तो कितने फंड्स थे फर्स्ट में, फंड्स मेरे ख्याल से उसने ऊपर बता दिए 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन का मतलब क्या है, 1.5 मिलियन का मतलब है 1500,000 जी। के मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये यहाँ, ओके। तो 1.5 मिलियन मतलब कितना, टोटल फंड्स कितने हैं, टोटल फंड्स जी, टोटल फंड्स हैं 1.5 मिलियन जी, 1.5 मिलियन जी। द लोन रेट वाज 9% जी। आपने इसके ऊपर लोन कितना पे करना है, इंटरेस्ट कितना पे करना है जी, आप इंटरेस्ट पे करेंगे 1.5 मिलियन का 9%। करें जी, कैलकुलेट करें 1500,000 at the rate of 9%. Please do it now. 1,35,000, How much? 1,35,000, So 135 1,35,000, जी, yes, 135 135,000. ओके फाइन, ठीक है। तो जी देखें जी, 1500,000 multiply by 9%, so you get 135,000, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके पूरे सवाल की इंटरेस्ट कॉस्ट है। सवाल ये है कि ये तो टोटल है, अब इसमें से कैपिटलाइज क्या किया जाए और एक्सपेंस आउट क्या किया जाए। नाउ लुक एट हियर, मैं इसके दो पोर्शन बना रहा हूं। द फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज, जो हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है, ओके फाइन। तो देखें जी, कैपिटलाइज में हमारे पास अब दो एसेट्स हैं। पहले आपके पास है एसेट अल्फा। तो देखें जी, अल्फा के लिए हमें कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। नाउ लुक एट हियर, इसने कितने कितने फंड यूज किए। इसने स्टार्ट किया 1 जनवरी को, लोन मिला 1 जनवरी से ही इतना एक्सपेंस इसने इनकर कर दिया, तो जाहिर है पूरा साल ये चला होगा। तो 250,000 इंटू 90% करेंगे, सॉरी 9%, 9%। तो 250,000 इंटू 9%, तो ये तो हो गया पूरे ईयर के लिए उसने किया ना। करें कि कैलकुलेट करें 225,000, कितना, 225,000। जी। अच्छा, ये फिर आपने टोटल कॉस्ट फिर गलत कैलकुलेट की थी, जरा दोबारा टोटल कॉस्ट जरा दोबारा कैलकुलेट करिएगा। देखिए 15 मिलियन था ना, 15 मिलियन, ओके, नो नो, मल्टीप्लाई बाय बात 9%, सुने, बात सुने, यस, बात सुने। जी जी जी, नॉट 15 मिलियन, इट्स 1.5 मिलियन, 1500,000। 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9% इज इक्वल टू 135,000। अच्छा, जस्ट अगर आपने वो ठीक कैलकुलेट किया तो फिर अभी आप कैलकुलेशन गलत करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है 250,000 250 मल्टीप्लाई नहीं, 9%, 22,500 जी, 2000, no no no, 22, yes, कितना बना, 22,500, 22 पॉइंट, जस्ट जस्ट देखें जी, 250,000 है, मल्टीप्लाई बाय 9%, 22,500, ठीक है। कितना जी, 22,500, ठीक है। तो ये कितना, अब ये 250,000 के ऊपर जो हमारी बोरिंग कॉस्ट आई पूरे साल की, ठीक है, ओके फाइन। ये अल्फा में हमने एक तो ये कैपिटलाइज की। अब देखिए, इसके अलावा एसेट अल्फा ने फंड्स कब यूज करने शुरू किए, ऑन 1 जुलाई 2026। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 महीने इसने फंड्स नहीं यूज किए। तो लुक एट हियर जी, तो इसने लास्ट 6 मंथ फंड्स यूज किए कितने, 250,000। लुक एट हियर जी, अगेन अल्फा के लिए 250,000 मल्टीप्लाई बाय 9%। तो अब आप सिर्फ 6 मंथ्स की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स के 250,000 यूटिलाइज नहीं हुए थे। तो डू इट नाउ, प्लीज डू इट नाउ, कैलकुलेट करें। 11,250 आई थिंक इतना ही बनता है जी।
जी सही है ये। ठीक है। सो 11,250 टोटल कर लें इन दोनों का, टोटल कर लें। सर जी जी इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया, तो पहली वाली तो समझ में आ गया कि 250,000 को 9% पे लिया तो 22,500 आ गया। जो ये 6 डिवाइडेड बाय 12 नेक्स्ट उसमें क्यों कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन में? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि देखें आपने अल्फा पे फंड कब यूटिलाइज करने शुरू किए, 1 जुलाई 2026। पहले 250,000 तो ठीक है, वो आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किए, ठीक है, उसमें 12 महीने का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे। जो ओके नेक्स्ट 250,000 है वो आपने कब यूटिलाइज किए, वो आपने यूटिलाइज किए आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने गुजरने के बाद। ये जी दो अलग अलग लोन, दो अलग अलग बोरिंग कॉस्ट है। सॉरी क्या हुआ? ये तो 250 ईच है, ये अलग अलग बोरिंग कॉस्ट है। एक 1 जनवरी से लेके 30 जून तक की है और एक 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक की है। हाँ जी हाँ जी, ये देखें ये वाली 12 मंथ्स की है, ठीक है, ये ओके 12 मंथ्स की है, दिस वन, और ये वाली 6 मंथ्स की है, ठीक है जी, सही है जी, ओके ओके ये बात सही समझ आ है। गई जी। तो ये दोनों जी कैपिटलाइज होंगे, ठीक है, ये दोनों कैपिटलाइज होंगे। तो डू इट नाउ जी, टोटल करें कितना बनता है, आई थिंक 33,750 इतना ही बनता है जी, यस और नो, बताएं जी, जी इज इट क्लियर जी, खामोश हो गए, 22,500। जी 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 ठीक है। ठीक है, ये ओके सर जी, सही है। ठीक है। अच्छा, एसेट अल्फा के लिए जो हमने फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है वो तो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब एसेट ब्रावो, ब्रावो के लिए हमने क्या चीज कैपिटलाइज करनी है। नाउ लुक एट हियर जी, अब ब्रावो के लिए हम लोग काम करते हैं जी, देखें जी, अब ब्रावो ने भी 500 1 जनवरी से ही स्टार्ट ले लिया, तो ठीक है 1 जनवरी से ही कैपिटलाइज करें, 12 मंथ्स को कैपिटलाइज करें, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, जी कैलकुलेट करें कितना बनता है जी, 45,000। 45,000 45,000, जी ठीक है, ओके, ये पूरे 12 मंथ्स का आ गया, ओके ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट 500 है इसने भी 1 जुलाई से इनको यूटिलाइज करना शुरू किया, तो इसीलिए इसको भी आप 6 मंथ पे प्रोरेट करेंगे, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आ जाएगा 22,500, ठीक है, इतना ही बनता है जी, जी ठीक है। करें जी, इसका टोटल करें, 45 प्लस 22 ये बनता है आपका 67,500, इतना ही है, जी ओके फाइन। तो देखें जहां तक तो बात समझ आई, यहां तक तो बात समझ आई कि हमने आउट ऑफ 135,000, आउट ऑफ 135,000 जो टोटल कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। लेकिन अब देखें हुआ कुछ यूं कि उसने कहा कि स्ट्रीमन कंपनी कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स एट 7%, कि क्या करती है कंपनी कि जो सरप्लस फंड्स हैं उनको 7% पे इन्वेस्ट कर देती है। तो देखें जी, जो 250 प्लस 500 कौन से, जो कि 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुए, तो ये तो पूरे का पूरा 750 आउट ऑफ 1500, 750 पूरे का पूरा आपने 12 मंथ्स के लिए इसको इसको आपने क्या किया, इसको आपने यूटिलाइज किया, कितने पीरियड के लिए, 12 मंथ्स के लिए इसको यूटिलाइज किया, 12 मंथ्स के लिए आपने इसको बाउंड कर लिया, इसको आपने यूज किया। यहाँ तक बात समझ आ गई जी, तो उसकी तो पूरी पूरी 12 मंथ्स की कॉस्ट जानी चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा अगर आप देख लें, जो 1 जुलाई 2026 से इसमें 750 बना, ये वाला 750 फर्स्ट 6 मंथ के लिए स्पेयर था, फालतू था, सरप्लस था जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, यस और नो, ठीक कह जी रहा जी हूँ। तो वो जो सरप्लस फंड थे 6 मंथ के लिए इसने इन्वेस्ट किए होंगे, इसने उनको 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा जी, किया होगा। तो डू इट नाउ जी, इसके ऊपर इनकम इनकी कैलकुलेट करें, 250 का 7% लें, 250,000 मल्टीप्लाई बाय 7% के एनुअल रेट है, आप इसको प्रो रेट करें जी, 6 मंथ से कैलकुलेट करें कितनी इनकम बनती है। सही, सरप्लस वाली बात समझ में नहीं आई। अच्छा नहीं, 87 अच्छा चलें मैं दोबारा बता देता हूँ,
देखें सरप्लस का मतलब ये है इजाफी, कोई चीज अगर इजाफी हो, उसने देखें एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड उसने कितने फंड्स बोरो किए 1500,000, लेकिन क्या वो सारे के सारे फंड्स उसने 12 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किए? यस और नो? जी हसन। नो नो, नहीं। 12 मंथ्स बाउंड नहीं रहे जी। कितने फंड्स 12 मंथ्स के लिए बाउंड रहे? ये वाले फंड्स जो उसने 1 जनवरी से इन्वेस्ट किए वो 12 मंथ्स के लिए बाउंड हुए, उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन जो बाद वाले 750,000 हैं, वो देखें उसको तो उसने इन्वेस्ट किया 1 जुलाई 2026 पे जाके, तो वो पहले 6 महीने तो वो इजाफी रकम थी, वो तो हमारे पास फालतू पड़े रहे, वो तो सरप्लस रहा हमारे पास। तो सरप्लस फंड्स को उसने इन्वेस्ट कर दिया ताकि उससे इनकम जनरेट कर सके। जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, इसी तरह आप इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट करते हैं। बात समझ आइए हसन जी? जी सर आ गई। अब सरप्लस समझ आ गया, ओके ठीक है। तो बताएं कि इस कैलकुलेशन को बताएं जरा। 250,000 मल्टीप्लाई बाय 7% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, बताएं कि कितना बनता है? 8750। 8750। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट इनकम, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ से लेस होनी चाहिए? ये एसिड अल्फा की जो कॉस्ट कैपिटलाइज करने जा रहे हैं वहां से लेस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 250,000 जो हमने एसिड अल्फा के लिए यूज किए ये फर्स्ट 6 मंथ पेयर थे। तो ठीक है, हम यहाँ से लेस कर देते हैं -8750। तो बताएं जी कितना बचता है रिमेनिंग अमाउंट? 25,000। 25,000 ठीक है। लेकिन क्या ये वाले भी तो 500, ये भी तो सरप्लस थे जी? थे, तो इस पे भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो लुक एट हियर जी, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 7%, तो 7% तो एनुअल रेट है, हम इसको प्रो रेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 जी। कैलकुलेट करें जी, बताएं। 17,500। जी 17,500। तो हम इस इनकम को कहाँ से नेट ऑफ करें जी? जो हमने ब्रावो को कैपिटलाइज किया वहां से नेट ऑफ करेंगे। तो लुक एट हियर जी, -17,500 जी जी। देखें जी कितना बना? आई थिंक इट इज 50 50,000, ठीक है। देखो सही है जी। तो देखें जी अब आपका टोटल कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होने जा रही है? टोटल 75,000 कॉस्ट कैपिटलाइज होने जा रही है। 25,000 होने जा रही है अल्फा के लिए, 50,000 होने जा रही है ब्रावो के लिए। तो आउट ऑफ 135,000, आउट ऑफ दैट 135,000 जी, आप कैपिटलाइज कितना कर रहे हैं? कैपिटलाइज कर रहे हैं आप 75,000 आप कैपिटलाइज करेंगे। और 135,000 में से अगर 75,000 निकल गया तो पीछे कितना रह गया जी? बताएं जी। 25 प्लस 35, तो मेरे ख्याल से 60,000 बनता है, ठीक है। तो देखें जी ये 60,000 आपकी कॉस्ट में चला जाएगा। इज इट क्लियर जी? सर जी मेरी इंटरनेट इशू हो रहा है। कैपिटलाइज 75,000 कैसे आया? जी, कैपिटलाइज ऐसा आया कि जब हम लोगों ने अल्फा अल्फा की जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी दैट वाज 33,750, उसमें से जी अल्फा वाले फंड्स ने जो इनकम उसको जनरेट करके दी वो थी 8,750। तो नेट कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? दैट इज 25,000। इसी तरह सही। जब ब्रावो के केस में आए तो ब्रावो के केस में भी 67,500 ग्रॉस अमाउंट थी जो टोटल उसका इंटरेस्ट था। 17,500 उन फंड से इनकम भी जनरेट हुई, वो लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बची वो 50,000 थी। तो दोनों को आप अब ऐड कर दें, 25 प्लस 50 दोनों एसेट्स की, तो टोटल कितना बना? 75,000। इज इट क्लियर? ओके ओके। इज इट क्लियर जी? और ये जो 60,000 है ये कहाँ पे जाएगा जी? ये एज एन एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और ये जो 75,000 है ये कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट, राइट जी। यहाँ तक कोई मसला, परेशानी, कंफ्यूजन, क्वेश्चन है तो बताएं जी, यस और नो? सर 60,000 कैसे आया था? देखें आपने टोटल कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की थी? 135,000 जी। टोटल एनुअल कॉस्ट
आपने जो लोन लिया है उस लोन की टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी थी? 135,000 जी, इतनी थी जी सर। सर 135 में से अगर 75,000 को आप एसेट का पार्ट बना रही हैं तो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट कहाँ पे जाएगी? वो प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। तो 135,000 में से आप 75,000 लेस करें, यू विल गेट 60,000। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट में से आपने कुछ पोर्शन आपने कैपिटलाइज करना है, कुछ को आपने एक्सपेंस आउट करना है। तो कैपिटलाइज कैसे करना है वो पूरी वर्किंग मैंने आपको बताई। तो कैपिटलाइज के अलावा जो भी अमाउंट बच गई अब उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे और एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस वहां पे रिकॉर्ड करें। जी, क्लियर हुआ ये हसन? जी सर हो गया रिमूव कर दूं इसे? जी, कर दें सर। ओके जी, लेट्स सी, मूविंग ऑन, आगे चल रहे हैं जी। अच्छा जी, ये आप लोगों ने मुझे वैल्यूज ठीक बताई थी? अच्छा ठीक है, उसने टोटल लिया तो 45,000 और 90,000 ठीक है, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज 8750 and 70,000। ओके जी, टू जून 250,000 तो 500,000। कॉस्ट ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड 500 और 1 मिलियन। ओके, तो बोरिंग कॉस्ट है हमारी 36,000। इसको जरा टोटल करें, 36,250 और 72,500 का टोटल लेंगी। $108,750। अच्छा, इसने एसेट वाइज नहीं किया, एसेट वाइज नहीं किया, बहरहाल वर्किंग वही बनेगी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसने थोड़ी सी गलत की है, इसकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसको इसने प्रोरेट कहाँ पे किया हो? ये 250,000 है, हमने भी ये लेस किया 8750, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये भी हमने किया हुआ है। तो ये 12 मंथ और 6 मंथ। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसको देख लें, इसने बेसिकली पूरी ली, दूसरे की भी इसने पूरे साल की ले लिया, ठीक है, अदरवाइज पूरे साल की नहीं लेनी, ठीक है, आपने पूरे ईयर की नहीं लेनी, कॉस्ट आपने वही लेनी है, वही कॉस्ट लेनी है जो कि ड्यूरिंग द पीरियड आप इनकर करेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड आप इनकर करेंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम आपने लेस करनी है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो जिस तरह से मैंने कराया आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी पे देखें जी। एक्टिविटी 6 है हमारे पास, क्या कहते हैं? कहते हैं कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। जी, कहता है 10% का बैंक लोन रीपेएबल है 20x8 पे। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज का तरीका कार आपको बता दें। आपके पास दो लोन्स हैं, दो लोन, कितने लोन्स हैं? दो। तो इन दोनों लोन्स में से अब आपको क्या पता, आपके पास तो मिक्स ऑफ फंड्स है, पूल ऑफ फंड्स है, तो आपको क्या पता कौन सा रेट अप्लाई करना है, 10% अप्लाई करें या 9.5% अप्लाई करें? जी, आप ना 10% अप्लाई करेंगे ना 9.5% अप्लाई करेंगे, आप इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रेट लेंगे, ठीक है। अब एवरेज रेट आपने इसका कैसे कैलकुलेट करना है? नाउ लुक एट हियर जी। जी, 10% के बैंक लोन्स हैं रीपेबल, ठीक है, 20x8, ठीक है, और जी क्या कह रहे हैं कि दूसरा कौन सा है जी? 9.5% के बैंक लोन्स हैं, ठीक है, जो कि रीपेबल हैं। अच्छा, इसने इसका नहीं बताया कब रीपेबल है, बहरहाल इसने जस्ट इतना बता दिया कि कब कब रीपेबल। बहरहाल जो जिस ईयर में हम लोगों ने अब कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करनी है उस ईयर में इनमें से कोई भी रीपेबल नहीं है, तो क्या किया जाए जी? ओके जी, देखिए उसने क्या किया, एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ 20x6,
तो देखें लोन में आपके कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई लोन रीपे नहीं किया, आपका लोन शुरू में भी इतना था और एंड पे भी इतना था, ऐसा ही है जी। तो देखें जी पहले 10% वाला देखें कैसे कैलकुलेशन होगी। 120 इंटू 10%, टोटल अमाउंट को उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस अगेन है जी 80 मल्टीप्लाई बाय 9.5%, जो 80 है उसको अपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट कितना है जी 120 प्लस 80 200 जी, यस और नो, और इन 200 कर दें तो रेट आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट करें जी, कैलकुलेट करें क्या आता है रेट जी। वन 20 इंटू 10% ये 12 हुआ, 80 इंटू 9.5% तो 7.6 प्लस 12 ये 19.6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 जी, तो कितना बना, क्या रेट आया 9.8% जी। यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी जी, यस और नो जी। नो सर। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का जी? सर 2.20 आ रहा है। हाउ मच? 2.20। नहीं गलत कैलकुलेशन किया आपने, गलत कैलकुलेशन किया। 120 का 10% लें, यू विल गेट 12, 80 का 9.5, हाँ ये आएगा आपके पास 7.6, तो 12, हाँ 12 प्लस 7.6 करें, कितना आ गया 19.6, 19.6 को डिवाइड कर दें 200 से सही है। और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 9.80 हाँ आ गया 9.8%। तो अब हमने जितनी भी कैलकुलेशन में हमने जितनी भी अब कैलकुलेशन करनी है वो 9.8% पे करनी है, राइट जी? ओके जी, तो लुक एट हियर, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। इसका देखें क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1st ऑफ जनवरी 20x6, तो पहले मैं इसका रेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, भूल जाए सर जी। सर ये आपने कैसे किया था इसको, ये आपने 10 को ये इससे किया है सारा एवरेज लेने के लिए? सुने जी, हाँ जी एवरेज लेनी है ना, अमाउंट को मल्टीप्लाई करें रेट से, अमाउंट को तो मल्टीप्लाई अगर हम जी जी। तो अगर हम सिंपल 10 प्लस 9.5 करते हैं डिवाइड बाय 2 का तब भी वो सेम ही आता है। कितना आ रहा है आपके देखें पास? जरा, नहीं आना चाहिए, 9.8 नहीं देखें आना ना। चाहिए। आपकी 10 वेटेज गलत है, वेटेज गलत है, आपने वेटेज पे कैलकुलेट करना होता है, वेटेड एवरेज लेनी होती है, जिसकी जितनी वेट है उसका उतना अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा, एलिमेंट शामिल होना चाहिए, ठीक है? जिसकी जितनी जी जी ज्यादा जी ठीक वेटेज है उसका उतना एलिमेंट शामिल होना चाहिए, ठीक है? सर तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? सॉरी, हमने जो वेटेज है इनको इनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे डिवाइड करने के लिए? टोटल अमाउंट ले लेंगे, टोटल अमाउंट 120 प्लस 80। जी जी 200, ठीक है, टोटल सही है। तो आप बेसिकली ये देखते हैं कि टोटल जो टोटल पूल है उस पूल में से जिसकी जितनी वेटेज है उसका इंटरेस्ट का एलिमेंट उतना ज्यादा आना चाहिए, ये बात समझ आ रही है? तो ये वेटेड एवरेज होता है कि जितना आपका पूल में जिसका पोर्शन ज्यादा है उसका इंटरेस्ट ज्यादा शामिल होना चाहिए, ये बात समझ आ रही जी? ये पॉइंट आपको समझ आ रही है जी जी? सर। शुएब आपको भी जी ये पॉइंट सर। क्लियर हुए जी? जी सर हो गया सर, क्लियर होगा क्लियर होगा। ठीक है, ओके जी। On 1st of January 20x6, Acronic company began construction of a qualifying asset. तो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? 1st of January 20x6 पे। A piece of machinery for a hydroelectric plant using existing borrowings उसने स्टार्ट किया। Expenditure drawn down for the construction was 30 million. तो टोटल कितना अमाउंट विदड्रॉ किया गया? ये 30 मिलियन। कब ड्रॉ किया गया? ऑन 1st of January 20x6, ठीक है? और उसके अलावा 20 मिलियन कब विड्रॉ हुआ? 20 मिलियन ऑन 1st of October 20x6। तो इसको दो पार्ट्स में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखेंगे पहला पार्ट, पहले 30 मिलियन पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें। 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9.8%, तो ये 12 मंथ्स के लिए होगी कैलकुलेशन। डू इट नाउ जी, प्लीज बताएं जी। 2.94 मिलियन।
12.94 million. 2.9. Okay, 2.94. Okay. 294 आ रहा है सर। ठीक है मैं समझ गया हूँ। तो ये है कि मैं समझ 2.94 का मतलब ये है 2940000, ठीक है, ये अब 2.9, Yes. ठीक है। ओके जी, सेकेंड है जी 20 मिलियन पे वर्किंग करेंगे, तो 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9.8%। तो देखें जी अब ये कितने पीरियड के लिए, 196 सॉरी 196 नहीं 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 नहीं, देखिए इसको प्रो रेट करें ना। ये वाला आपने कब ड्रॉ किया, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको 3 मंथ्स का जस्ट इसकी कॉस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। जी प्लीज डू इट नाउ। 490,000. 490,000। तो टोटल करें जी दोनों का टोटल, हम कितनी कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं? 343 मिलियन। 3.43 मिलियन, 343